NSA 706 इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जैसे KM 701 इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही 706 इम्पॉर्टेंट है। छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले। थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्लैरिटी आएगी। एक बार आप वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और कई बार मैंने देखा कि इसका एक कंपैरिजन होता है या फिर एक कन्फ्यूजन होता है इस स्टैंडर्ड का और साथ में KAM का, तो वो भी क्लियर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 706 दो अलग अलग मैटर पे बात करता है। नाम क्या है इसका? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, तो इसको बुलाते हैं शॉर्टकट में EOM पैराग्राफ, या फिर EMP पैराग्राफ कर देते हैं इसको क्या बुलाते हैं? EMP पैराग्राफ। EMP पैराग्राफ, एम्फसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। और दूसरा है अदर मैटर पैराग्राफ, OMP पैराग्राफ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग मामले हैं, दो अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये पैराग्राफ ऐड होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? 706 दो अलग अलग मैटर्स पे बात करता है, एक मैटर नहीं, दो अलग अलग मैटर है। पहला मैटर कौन सा है? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। दूसरा मैटर कौन सा है? अदर मैटर पैराग्राफ। तो कंफ्यूज मत होना। अब पहले समझते हैं कि हमने KAM में क्या किया था। की ऑडिट मैटर्स, वो मैटर जो हम TCWG से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मैटर हम TCWG से डिस्कस कर चुके हैं उसमें से जो हमें सिग्निफिकेंट लगता है हम उसे KAM बुलाते हैं। यहां पर आप देखेंगे KAM को छोड़ के मैटर, मतलब जो मैटर KAM में आ गए हैं वो मैटर इसमें नहीं आएंगे। मैं नोट्स ऑलरेडी बना चुका हूं, जल्दी से हो जाएगा ये वाला स्टैंडर्ड। NSA 706 दो अलग अलग मैटर पे बात करता है, EOM एम्फसिस ऑन मैटर पैराग्राफ और OMP अदर मैटर पैराग्राफ। दो अलग अलग बातें अभी बातें करेंगे। पहले इसकी नंबर 1 की, इसकी नंबर 1 के बाद 2 की। एक साथ दोनों नहीं करने हैं, दोनों अलग अलग करने हैं। नाम से क्या पता चल रहा है? एम्फसिस ऑन मैटर, मतलब कोई मैटर पे स्ट्रेस देना है। अब ये पूछा जाता है कि सर KAM तो ऑलरेडी है, उससे भी तो यही मतलब चलता है कि की मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर। लेकिन याद रखिए, अगर एक ही मैटर आपको लगता है वो KAM में लिखा जा चुका है तो यहाँ उसकी जगह नहीं है। अगर KAM का मैटर है तो KAM में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। KAM में जो नहीं गया, आपको लगता है यहाँ दिखाना, वो यहाँ दिखाएंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि KAM में कौन सा जा सकता है और EOMP में और EMP में कौन सा आएगा। एम्फसिस ऑन मैटर, एम्फसिस ऑन मैटर किसके बारे में है? मैटर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिए, ये भी वापस से KAM जैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल कम्युनिकेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे KAM में आप ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, KAM से आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हो सकता है, वैसे ही EMP में आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होगा। ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बेटर क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए दे रहे हैं। EMP में क्या जाएगा? एम्फसिस ऑन मैटर्स। कौन से मैटर्स होंगे? वो जो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अभी सिर्फ EMP पे ही ध्यान देंगे, एम्फसिस ऑन मैटर्स पे, पैराग्राफ पे। OMP नहीं करेंगे, ठीक है? तो EMP में क्या जाएगा? वो मैटर जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आपको बस एक क्लैरिटी देनी है इसके ऊपर, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। रीजन क्या है कम्युनिकेट करने का अपने रिपोर्ट्स में? ताकि रेलेवेंट हो यूजर की अंडरस्टैंडिंग पे, जो यूजर पढ़ रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। देखिए डेफिनेशन क्या है।
तो पहले ये जो स्टैंडर्ड छोटा स्टैंडर्ड है, पहले ईएमपी पे बात करेंगे और आगे जाके फिर हम अदर मैटर पैराग्राफ पे बात करेंगे। तो दो अलग अलग मामले याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements। आप यहां पर कुछ नया नहीं बता रहे हैं किसी को, आप यहां पर कुछ नई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देके बताएंगे कि ये मामले में हमें ये बात बतानी है, नया कुछ नहीं है। दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे केएम था, उससे भी यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है, क्लैरिटी लेके आनी है, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, वैसा ही इसका भी मकसद है बेटर क्लैरिटी के लिए। नया कुछ भी नहीं लिखना है आपको उस पैराग्राफ में। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंसेज वेयर द ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एन एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ आर मेजर प्रायर पीरियड आइटम, मेजर अमेलगमेशन ड्यूरिंग द ईयर, मेजर कैटास्ट्रॉफी, कोई हादसा हुआ हो जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, अर्ली एप्लीकेशन वेयर परमिटेड ऑफ न्यू अकाउंटिंग। मैं एग्जाम्पल 2-3 के दे दूंगा प्रैक्टिकली आपको नोट से। तो कोई स्टैंडर्ड आने वाला हो जिसके बारे में बोला गया हो कि 3 साल के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, आप तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसको, उसकी वजह से ना फाइनेंशियल्स में फ़र्क आ गया, मान लो प्रॉफिट बढ़ गई। एंड अनसर्टनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम, कोई लिटिगेशन चल रहा हो, रेगुलेटरी एक्शन की बात हो रही है। अ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट ऑकर्स बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, बैलेंस शीट के बाद मान लो आग लग गई हो, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया हो, मतलब हम कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट डेट के लिए, लेकिन बैलेंस शीट डेट से लेके जब तक आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं की हो, प्रेजेंट नहीं की हो, उसके बीच में कुछ हादसा होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट बोल के आप डिस्क्लोज करते हैं। तो वैसा कुछ हुआ हो उसके लिए कोई क्लैरिटी आपको देनी है, आप अदर मैटर में, आप इनफैक्ट एम्फोसिस ऑन मैटर में डाल सकते हैं। किस पर? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हैं। अब ये सवाल क्या आता है, सर ये तो हम केईएम में भी हो सकता था ये सब मामले। हाँ जी, हो सकते थे केईएम में भी, बिल्कुल हो सकते थे केईएम में। तो अगर आपको लगता है कि ये मामला केएम में जज आ चुका है या केएम के लायक है, तो याद रखिए आप केएम में ही दिखाएंगे उसको, आप यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है ये मामला आप केएम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में दिखाना है तो वहाँ दिखाएंगे, प्रायोरिटी वो रहेगी। अगर वहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, अगर वहाँ नहीं आएगा तब आप यहाँ दिखा सकते हैं। नीचे जाएंगे और थोड़ा सा डिस्कस करने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से मामले केएम में जाएंगे और कौन से मामले यहाँ पर आएंगे। याद रखिए इट्स ऑल अबाउट योर जजमेंट। अभी तक क्या किया हमने? एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये वो पैराग्राफ है जहाँ पर आप उनके बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं, छुपाया हुआ कुछ नहीं था, कुछ गलत नहीं है, कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है उसके बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे। मतलब ऐसे मामले जो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं। कंडीशन, इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन द ऑडिट जजमेंट, वापस जजमेंट की बात आ रही है, इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट इज अ फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग, वही बात है कि यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो बेटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the auditor shall include an emphasis of matter paragraph in the auditor's report provided। ये जो केएम में पढ़ा था वैसी बात आ जाएगी यहाँ पर। क्या प्रोवाइडेड? पहला, ऑर्डर वुड नॉट रिक्वायर टू मॉडिफाई द ओपिनियन, अदर एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ की वजह से आप मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते, याद रखिएगा, जो केएम में भी था, ठीक है ना। इसकी वजह से 705 की रिपोर्ट नहीं जा रही है, 705 की रिपोर्ट जा रही है तो उसके मॉडिफिकेशन के रीजंस अलग हैं। ईओएम पैराग्राफ की वजह से मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। सो वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एनएसए 705 एंड व्हेन एनएसए 701 अप्लाइज। एनएसए 701 क्या है? की ऑडिट मैटर। द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये मामला केएम नहीं होना चाहिए। अगर ये मामला मान लें यहाँ मैटर कोई डिस्क्लोज करना है वो केएम है तो केएम में जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है? अगर कोई मामला केएम का है तो ये प्रायोरिटी यहाँ जाएगा, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा।
दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, इसकी वजह से मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा अगर केएम का मामला है, मैटर ऐसा है जो केएम में रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो केएम में जाएगा, वापस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट, मैं थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या एग्जाम्पल होंगे जो आप यहां पर दिखाएंगे। जैसा पहला एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा टेक्स्ट में, नोट्स में, कि लिटिगेशन कोई पेंडिंग है, लिटिगेशन कोई पेंडिंग है और आपको लगता है कि ये मामला, अच्छा लिटिगेशन पेंडिंग है तो आपकी प्रोविज़न बनेगा, है ना, नुकसान होने का चांसेस है, तो मान लो प्रोविज़न बनाया गया 50 लाख रुपए का, यही तो, डाउटफुल डेट है तो प्रोविज़न बनाया गया 50 लाख रुपए का, मान लीजिए। क्या ये छुपाया हुआ मामला है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मिलेगा, चाहे कंटिंजेंट लायबिलिटी के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट में दिखाया गया हो, ऑलमोस्ट केस हारने वाले हैं तो प्रोविजन आ जाएगा, है ना। प्राइमा फेसिया, फ़र्क क्या है, प्राइमा फेसिया कोर्ट ने बोला कि प्रॉब्लम है भैया, नुकसान तो होगा, आप हारने वाले हैं, आपको समझ में आ गया, प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए, केस चले जा रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लीजिए एक प्रोविज़न है तो क्या वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? हाँ जी, ये प्रोविज़न बिल्कुल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। तो एम्फसिस मैटर पैराग्राफ क्या बोलता है, ऐसे मामले के बारे में आप थोड़ा डिटेल में प्रेजेंट करते हैं, कौन से मामले जो ऑलरेडी फाइनेंशियल बुक्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट है, तो ये पार्ट है। आपको लगता है कि भैया नहीं, अगर हार गया तो 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ तक की लायबिलिटी आ सकती है, तो क्या आप या यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे। कहाँ बताएंगे आप इसको? ईएमपी पैराग्राफ, है ना, एम्फसिस ऑन मैटर पैराग्राफ दिखाइए और वहाँ बताइए कि हमें लगता है ये 1 करोड़ तक जा सकता है। इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था, बिल्कुल मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज़ किया है, और मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट है उसमें भी गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन हमें लगता है कि ये 1 करोड़ तक भी जा सकता है। तो वही बात हो गई कि ऐसा मामला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है, गलत कुछ नहीं है, बट हमें थोड़ी और क्लैरिटी देनी है। दूसरा मामला देखिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की, स्टॉक को चेंज किया, लिफो फिफो मेथड को आपने चेंज किया, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप कर गया एक बार में। हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर मैनेजमेंट नहीं करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है। अकाउंटिंग पॉलिसी तो बताता ही है ना, चेंज ऑफ पॉलिसी इज परमिसिबल प्रोवाइडेड इट गिव्स यू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, जो चेंज किया उसका डिस्क्लोजर भी किया, तो ये वापस से एक और मैटर हो गया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया है, ठीक है। लेकिन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पढ़ेगा, मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ गई, प्रॉफिट जंप कर गई भाई 40%, जंप कर गई भाई 40%, कैश बेसिस से मर्केंटाइल में आ गया, वो कोई भी एक रीज़न ले लीजिए चेंज का, मैनेजमेंट को लगा बेटर प्रेजेंटेशन है, मैनेजमेंट सही था इसमें, और ये सिर्फ चेंज करने से प्रॉफिट जंप कर गया 40% ऊपर। अब कोई यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, भैया ये तो प्रॉफिट 40% जंप कर गया, कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं था, 40% जंप करने का मतलब कि सेल बढ़ गई हमारी, है ना, कि बहुत तगड़ा बिजनेस हुआ, ऐसा नहीं था भैया। तो आप उसको एम्फसिस ऑफ मैटर बोल के पैराग्राफ में ऐड कर दीजिए कि 40% जंप इन प्रॉफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोई और रीज़न बट बिकॉज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसको रेफरेंस दे दीजिए कि ये वाला पॉलिसी था, पहले ये था और अब ये हुआ है, और इसकी वजह से ही जंप इन प्रॉफिट इज 40%। क्या मामला हुआ? ये एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मामला हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, सब्सिक्वेंट इवेंट, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया ड्यू टू फायर, तो भैया लॉस ऑफ स्टॉक हो गया ड्यू टू फायर,
ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, कुछ छुपाया हुआ थोड़ी है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए अपने ईएमपी में कि भैया स्टॉक इतना था एज ऑन बैलेंस शीट डेट 31 मार्च मान लीजिए, या जो भी लास्ट ईयर एंड का डेट होता है, और उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि ये आग लगा है और आग की वजह से ये लॉस हुआ है। जो भी क्लैरिफिकेशन हम आप पुट कर दीजिए, यूज़र को क्या मिलेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। बहुत एग्जाम्पल हो गए, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बोलने के लिए तो एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था, 3 साल में इम्प्लीमेंट करने की डेट थी, एक कंपनी ने उसको इनिशियली इम्प्लीमेंट कर दिया, उसकी वजह से उसके फाइनेंशियल्स में चेंजेस आ गए, प्रॉफिट बढ़ गई या कम गई, तो यूज़र को कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए आप पैराग्राफ में बता सकते हैं कि ये जो चेंज था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करने से और इम्प्लीमेंट करने की वजह से हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है। अब कई बार बोलते हैं कि सर ये सब बात तो हम KM में भी लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, KAM में भी ये बात लिख सकते हैं हम लोग। ये जो मैटर थे, सिग्निफिकेंट मैटर हैं, सर ये तो हम KAM में लिख देंगे। KM में और EMP पैराग्राफ में फ़र्क क्या है? बेसिकली KM में वो मैटर जाते हैं जहाँ ज़्यादा अटेंशन लगा था आपका ऑडिट करने के दौरान, ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा था, एफर्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन देना पड़ा था, मेहनत लगी थी आपको लगता है ये मामलों में बहुत मेहनत लगी, आप उसको आप KM पैराग्राफ में दे दीजिए। आपको लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, ये डिस्क्लोज फैक्ट बहुत सामने था, आप उसको EMP में दे सकते हैं। अगेन फिर भी आपको लगता है कोई मैटर KM में जाएगा, आप KM में दिखा दीजिए, फिर EMP में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि AM में बेसिकली वो मामले होते हैं जो TCWG से आप बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, EMP में आप क्लैरिफिकेशन के लिए देते हैं। फिर भी बोल रहा हूँ, अगर कोई मामला, कोई मैटर KM का है, KM में जाएगा, EMP में आने की इसको ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी KM को मिलती है। एक बार KM में चला गया, वापस से यहाँ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल काफ़ी दे दिया मैंने, क्लैरिटी आ जानी चाहिए उससे। अब प्लेसमेंट की बात आती है, इसको प्लेसमेंट कहाँ करेंगे? बड़ा स्टैंडर्ड नहीं, छोटा स्टैंडर्ड है, बट टेक्निकली थोड़ा कंफ्यूज करता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है कुछ भी वापस से ये मैं बोलूँगा। कहाँ रखें इसको पैराग्राफ को? 700 नंबर फॉर्म एंड कंटेंट की बात करता है, टाइटल होता है, एड्रेसी होता है, ओपिनियन होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है, फिर ये याद करने की चीज़ है ना। उसके बाद आपका गोइंग कंसर्न होता है, उसके बाद आपका KM होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिलेट्स टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट फ्रॉम NAS टू न्यू NAS, ये मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, पुराना NAS से आप नए NAS में शिफ्ट करके, तो भैया ये तो कंपनी के लिए फ्रेमवर्क में अंदर आएगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके लिए तो वो करना पड़ेगा, बाय लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सर्कमस्टेंस where auditor determines that financial reporting framework prescribed by law or regulation would otherwise be unacceptable, the auditor may consider it necessary to place paragraph immediately following the basis of opinion section to provide appropriate context to the auditor's opinion। मतलब अगर कुछ by law या regulation के हिसाब से कोई मैटर है, जैसा चेंज ऑफ NAS टू न्यू NAS, ये मैंडेटरी था इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको लगता है कि ये ज़रूरी था, तो आप इसको बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे डाल सकते हैं, ताकि बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद सीधा ये पड़ेगा तो क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द की ऑडिट मैटर सेक्शन इज प्रेजेंटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट, एन एम्फसिस मैटर पैराग्राफ में बी प्रेजेंटेड इधर डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर द की ऑडिट मैटर। मैं बोलता हूँ उसको आफ्टर दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिफोर भी दे सकते हैं और आफ्टर भी दे सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई रेगुलेशन के हिसाब से कोई मैटर है, बाय लॉ का मैटर है, आप उसको बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे दे देंगे तो बेटर रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, जिससे कि पढ़ने वाले को ऑडिटर के ओपिनियन के बाद ठीक एम्फसिस ऑन मैटर समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ आपने डाला है, कब डालते हैं? लिस्टेड कंपनीज में डालते हैं, लॉ रेगुलेशन बोलता है तब डालते हैं,
ऑडिटर को लगता है नहीं डालना पड़ेगा, लार्ज एंटिटी है ना, यूज़र के लिए बेटर है, तब डालते हैं। तो अगर की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ है तो उसके पहले भी डाल सकते हैं, उसके बाद में भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से उसके बाद में डालना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। की ऑडिट मैटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैं बोलूँगा, क्योंकि प्रायोरिटी भी तो उसकी मिल रही है ना। कोई मैटर अगर की ऑडिट मैटर के लायक है तो KM में डालिए, यहाँ मत डालिए उसको। की ऑडिट मैटर बेस्ड ऑन ऑडिटर्स जजमेंट एज टू रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन EMP। तो आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, उसके हिसाब से आप ऊपर या नीचे डाल सकते हैं। मैंने बताया आप नीचे डाल दीजिए। द ऑडिटर में ऑल्सो फर्दर कंटेक्स्ट टू द हेडिंग एम्फोसिस ऑफ मैटर सच एज एम्फोसिस ऑफ मैटर सब्सिक्वेंट इवेंट। सिर्फ एम्फोसिस ऑफ मैटर मत लिखिए। याद है KM जब डिस्कस कर रहा था मैं वीडियो में, तब मैंने बताया KM अगर एक से ज़्यादा है तो आप सब हेडिंग बनाइए। KM अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए तो वो लिखिए, KM अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए तो उसको मेंशन करिए, उसके बाद है ना अनयूजुअल ट्रांजैक्शन फिर बताइए। बेसिकली कुछ नहीं है, बेटर कम्युनिकेशन हो रहा है यूज़र के साथ में, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। यहाँ पर भी वही है। वी ऑडिटर आर नॉट ओनली पीपल हु ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गिव रीजनेबल एश्योरेंस, बट वी आर ऑल्सो कम्युनिकेटर्स, ओरेटर्स ऑफ आवर स्टेटमेंट्स, है ना। तो कहने का मतलब है सजाने की बात है। एम्फोसिस और मैटर लिखिए अगर आपको लगता है ये कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, जैसे स्टॉक में आग लग गई, कुछ बड़ा हादसा हो गया, कोई लिटिगेशन फाइल हो गया बड़ा, तो आप लिखिए सब्सिक्वेंट इवेंट, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करिए। टू डिफ्रेंशिएट एम्फोसिस ऑन मैटर ऑफ मैटर पैराग्राफ फ्रॉम इंडिविजुअल मैटर डिस्क्राइब्ड इन की मैटर सेक्शन। तो क्लैरिटी के लिए है, डिफ्रेंशिएशन के लिए, यूज़र को पढ़ के समझ में आए कि ये भैया एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके है। दूसरा पार्ट अदर मैटर पैराग्राफ, मैंने क्या बताया था, जब स्टैंडर्ड कर रहे हैं इसमें दो पार्ट हैं अलग अलग, एक है एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ, एक है अदर मैटर पैराग्राफ। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसके लिए था? ऐसी इंफॉर्मेशन जो, ऐसे मैटर, ऐसी बातें जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, हम बस यहाँ क्लैरिटी दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उसका, ताकि यूज़र को बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बस खत्म। यहाँ अदर मैटर पैराग्राफ उन मैटर के लिए है, मैटर्स नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उल्टा है ना, उल्टा है, नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप लोग बोलेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे मामले हो सकते हैं, बहुत सारे मामले हो सकते हैं। मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, मैटर नॉट डिस्क्लोज्ड, मैटर्स नॉट disclosed in financial statements। ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, उसमें जो फाइनेंशियल्स जाते हैं 2 साल के जाते हैं एक साथ, करंट ईयर के साथ पिछला साल भी जुड़ जाता है ना। अमाउंट है तो 2023 का जाएगा, 2024 का करूँगा तो 23 का भी जाएगा ना। सेम यहाँ पर अमाउंट, आई होप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल 2 साल के जाते हैं, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ होता है क्या 2 साल के फाइनेंशियल जाएंगे? नहीं, कहीं लिखते हैं क्या नोट्स टू अकाउंट्स में 2 साल के फाइनेंशियल जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो है जो है। इसका ऑडिटर मैं हूँ, इस ईयर का, करंट ईयर का ऑडिटर मैं हूँ, लास्ट ईयर का ऑडिटर कोई और है। लास्ट ईयर मिस्टर एक्स ने ऑडिट किया था, करंट ईयर मनोज जी ने ऑडिट किया है ना। लास्ट ईयर मिस्टर एक्स ने ऑडिट किया था, करंट ईयर मैंने किया है। ये कहीं डिस्क्लोज होता है क्या? कहीं नहीं होता डिस्क्लोज, न नोट्स टू अकाउंट्स, सप्लीमेंट्री, कहीं भी नहीं होता ये डिस्क्लोज, ठीक है। अब मैंने ऑडिट किए इसकी, मेरी सिग्नेचर है, नाम है मेरा, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर है, नेम प्लेस सब है जो ऑडिट कंटेंट के हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, कोई यूज़र जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पढ़ रहा है इसको, जब वो रिपोर्ट देखता है और मेरी साइन देखता है, वो क्या समझेगा? कौन है ऑडिटर? मनोज अग्रवाल ऑडिटर है भैया। उसको ये पता है क्या कि मेरा जो है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ करंट ईयर को लेकर है, लास्ट ईयर को लेकर नहीं है। अच्छा, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, आगे जांच में कोई इन्वेस्टिगेशन करा देती है कोई एजेंसी और डिस्क्रिपेंसी आती है, करंट ईयर में नहीं लास्ट ईयर में, मेरा जिम्मेदारी है क्या? नहीं,
मैं तो करंट ईयर पीरियड में ऑडिटर हूं. आई कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ऑफ दिस ईयर ना. समबडी एल्स वाज दिस लास्ट ईयर. इस साल चेंज होके मैं हो गया. लेकिन ये बात कहीं लिखी गई नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये ऐसा मैटर है विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस. क्या ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट दिस विद द यूजर कि भाई साहब सुनिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो जांच की है वो करंट ईयर को लेकर है, लास्ट ईयर मैं ऑडिटर नहीं हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिमिटेशन सिर्फ करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का नहीं है. हाँ, मैं लिख के दूंगा. कहाँ लिख के दूंगा? अदर मैटर पैराग्राफ में. कहाँ लिख कर दूंगा? अदर मैटर पैराग्राफ. क्यों? क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ क्या बोलता है? ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं डिस्क्लोज नहीं है, उसको लेकर आपको कोई क्लैरिटी देनी है पब्लिक को, तो आप दीजिए. अलग से पैराग्राफ होगा, अदर मैटर पैराग्राफ. केएम में नहीं जाएगा, ईएमपी में भी नहीं जाएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में जाएगा. एक और एग्जांपल ले लीजिए. बैलेंस शीट लगती है रिपोर्ट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट लगता है, एनेक्चर्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स लिख लीजिए. कई बार सप्लीमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से चल जाता है. सप्लीमेंट्री मतलब उनको लगता है ये मेरे को डालना चाहिए. सप्लीमेंट्री का एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए नेपाल में डाबर कंपनी है, डाबर की फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री भी बना रखी, लगा रखी है उन्होंने, है ना, मैन्युफैक्चरिंग. डाबर, डाबर की ऑडिट हो रही है. डाबर में ऑडिट रिपोर्ट में के साथ सप्लीमेंट्री में क्या लगाता है कि डाबर इज द नंबर वन ब्रांड इन नेपाल. डाबर इज द नंबर वन ब्रांड इन नेपाल, बेस्ट सेलिंग ब्रांड इन नेपाल. डाबर की दवाई से सब लोग ठीक हो रहे हैं. डाबर सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड बना हुआ है मेडिसिन में. एलोपैथी से भी बेसी डाबर की बिकता है ब्रांड. ये सप्लीमेंट्री में डाल रखा. मैंने बोला भैया आप कैसे डाल सकते हैं सप्लीमेंट्री में? ये तो पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है. मैनेजमेंट बोलता है हम डाल सकते हैं, डाल भी सकता है वो. लेकिन क्या मैं ऑडिट करके ये वाउच कर रहा हूँ क्या कि डाबर नंबर वन ब्रांड है? डाबर से अच्छा ब्रांड नहीं है. सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड लोगों के दिल में बसा हुआ है. मैंने ऑडिट करके वाउच किया क्या? मैंने तो नहीं किया. मैंने तो ये सबको देखा है. मैंने तो, मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो यहाँ थी, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है. मैं थोड़ी वाउच कर रहा हूँ, मैं थोड़ी लोगों को बोल रहा हूँ ऑडिट करके कि ये नहीं बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्री होती है ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है क्या? नहीं है. तो कहाँ है? नहीं है. तो अदर मैटर दोज आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उस पर क्लैरिटी देना. तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैराग्राफ डालूंगा जहां पर लिखूंगा कि हमने जो ऑडिट की है वो इन मामलों के संबंध में की है. सप्लीमेंट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लीमेंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. नाउ solely management should be held responsible for any comment or commentary inside the supplementary. अगेन ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अदर मैटर पैराग्राफ का. समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अ क्लैरिफिकेशन इज बी पुट बाय द ऑडिटर. ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं अदर मैटर पैराग्राफ. A paragraph included in auditor's report that refers to matter other than those presented or disclosed in financial statements. Financial statement में है ही नहीं वो. मैंने दो एग्जाम्पल दे दिया आपको. That in auditor's judgment is relevant for user understanding of the audit, the auditor's responsibility और auditor report. याद रखिए लैंग्वेज इसका और ऊपर जो हम EMP पढ़ के आए हैं सेम है. बस वहाँ पर वो मैटर जो डिस्क्लोज किए गए हैं, यहाँ पर वो मैटर जो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं. सर्कमस्टेंस क्या होगा? एग्जाम्पल है समवन एल्स डिड ऑडिट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया. ऑडिट ऑफ ब्रांच सब्सिडरीज इज डन बाय समबडी एल्स. तो भैया हम ब्रांच की ऑडिट नहीं किए हैं, हम लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना ये डिस्क्लोज नहीं होते कहीं पर.
आप लिख दीजिए सिर्फ इस एंटिटी का ऑडिट हमने किया है, इसके एक ब्रांच जो है उसका ऑडिटर मैं नहीं हूँ। रिपोर्टिंग ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बर्बर के एग्जाम्पल मैंने भी दिए हैं, एग्जाम में आप आराम से एग्जाम्पल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर केस स्टडी बना के पूछा जाए। कंडीशंस, द ऑडिटर कंसिडर्स इट, वापस से वही वाली बात आ गई कि इसकी वजह से कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ सकता। यस। दूसरा, इसकी वजह से मॉडिफिकेशन आने का कोई चांस ही नहीं है, मॉडिफाई क्या करेंगे आप रिपोर्ट को इससे। दूसरा, अगर के जो ऊपर लिखा हुआ था केएम का मामला है तो केएम में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इफ ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर अदर देन दोज that are presented or disclosed in financial statements that in auditor's judgment is relevant to users under same language है, ठीक है। बस खाली फर्क क्या है, नॉट डिस्क्लोज्ड अदर देन दोज दैट आर, बस यही फर्क है, बाकी तो सेम है ऊपर कंडीशन। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल इंक्लूड एन अदर मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइडेड प्रोहिबिटेड बाई लॉ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल है, ये हमने केएम में भी डिस्कस किया था। कई बार कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है उसके लिए प्रोहिबिशन आ सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, मैटर हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर, अगर की ऑडिट मैटर है भाई साहब तो केएम में जाएगा, यहाँ आने का गुंजाइश नहीं है। कंटेंट, when auditor includes other matter paragraph in the auditor's report, the auditor shall include the paragraph with a separate section heading other matter बोल के आएगा, केएम अलग से आएगा, ईएमपी अलग से आएगा, अदर मैटर अलग से आएगा। प्लेसमेंट, when a key audit matter paragraph section is presented in the auditor's report and an other matter paragraph is also considered necessary, the auditor may add further context to the heading other matter such as other matter scope of audit to differentiate the other matter paragraph from the individual matter described in the key matter। ये हम सेम ऊपर भी पढ़ के, मैंने बोला लैंग्वेज सेम है, बस अदर दैन दोज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेम लैंग्वेज है कि भैया अलग से दिखाइए ताकि बंदा कंफ्यूज नहीं हो कि भैया की ऑडिट मैटर अलग है, ये अलग है, उसको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। When other matter paragraph is included to draw users' attention to a matter relating to other reporting responsibility addressed in auditor's report, paragraph may be included in report on other legal and regulatory requirements। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट है उसमें एक जगह होती है क्या, अदर लीगल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 700 नंबर आपने अगर वीडियोस देखे हैं 700 नंबर में फॉर्म एंड कंटेंट में, उसमें क्लियरली एक पैराग्राफ होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर अगर ऐसा कोई मैटर है, अदर मैटर की बात कर रहा हूं, जिसके लीगल है, मतलब जिसके रिपरकर्शंस लीगल होंगे, जिसको लिखना आपके लिए लीगैलिटी के रेगुलेशन के हिसाब से, तो वो पार्ट आप अदर लीगल मैटर्स में लिख सकते हैं। इस वाला पैराग्राफ के अंदर आप अदर मैटर वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं। कब, जब वो लीगल था लिखना, जब उसके लीगल इंप्लीकेशंस हैं। ये फिर से पढ़ रहा हूं मैं इसको। When other matter paragraph is included in to draw user attention to matter relating to other reporting responsibility addressed in the auditor's report, paragraph may be included in the report on other legal and regulatory requirement section। उसके बाद, when relevant to all the auditor's responsibility or user's understanding of the audit report, other matter paragraph may be included as a separate section following the report on audit of financial statement and report on other and regulatory requirements। तो ईजी पार्ट है मेरे हिसाब से, एग्जाम में कोई प्लेसमेंट बोल के ऐसा कुछ आता नहीं है ना। एक चीज़ है कि जनरली मैंने देखा कि ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो नहीं पूछते हैं किसके बाद क्या आएगा। तो ये चीज़ आराम है कि आपको रट्टा नहीं मारना है उसको लेके। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई डिफ़िकल्ट वाला पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है।